वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई हुई थी अनीस साहब की, उन्होंने कुछ सवालात किए, वो हम पूछते हैं कि 2 साल से ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। डॉक्टर साहब आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये कहता है इसमें हिस्ट्री बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ही इज़ 48 ईयर्स ऑफ एज, यंग पर्सन। हमने ये नहीं पूछा किस ऑक्यूपेशन है, मोस्टली ज़्यादा जो आजकल है कंप्यूटर पे काम करना, तमाम चीज़ें, ही इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली जो इनका क्लिनिकल सिनेरियो है, इट लुक्स लाइक he has cervical spondylosis. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। There's a degenerative process। सर इसमें वो कॉलर पहनाते हाँ, हैं मैं ना? यही अभी कहना चाहता था। पूरे सेट पैटर्न होते हैं इसके। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज़ ए डिजेनरेटिव प्रोसेस। जैसे कि आर्थराइटिस है तो जब अगर नी में होगा नी आर्थराइटिस कहते हैं, लंबर में होगा लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, सर्वाइकल साइड पे होगा नेक की बोन्स में होगा सर्वाइकल सर ये स्पॉन्डिलोसिस। C7, 4 और 6 ये बताया था। हाँ, वो तो खैर किसी पे होता है आमतौर पे मूवमेंट, और ज़्यादातर C5, C6, C7 या ये वाले सर्वाइकल ये नीचे वाले जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपकी नॉडिंग और तमाम चीज़ें वो रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा ये है कि बिकॉज ही हैज़ वर्टाइगो और सॉर्ट ऑफ डिजीनेस इन द मॉर्निंग, और वो इनको एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आई एम श्योर इन्होंने ENT वालों को भी दिखला दिया होगा टू एक्सक्लूड आउट कि कोई उनकी अगर चक्कर है वेस्टिबुलोकॉक्लियर के इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है कहीं। लेकिन उन्होंने कहा टर्म क्या बोल दी, उनको समझ कैसे आएगी डॉक्टर साहब? आसान इसका ये होता है कि अगर एक ईयर नोज थ्रोट वालों को दिखला दे तो एक बार ENT को दिखा दीजिए। क्योंकि इनकी कोई ट्रीटमेंट होनी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अच्छी फिजियोथेरेपी बहुत वो है, इनका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। देखें आमतौर पर लोग जो हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थिंग्स ये लोगों में इतना ख्याल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो पूरी कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर खुद उनकी सिटिंग, वो शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइज़। वो होना ये ना हो कि बहुत झुक के करें या बहुत ऊपर करके करें। जो मैं घर पे भी सबसे कहता हूँ, जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको भी ये कहता हूँ कि आपका बड़ा अच्छा इसमें पोस्चर आपको नॉर्मल होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा ये कि आप जब बिस्तर पे हो तो आपका जो है बिस्तर जो है कि अगर आप इसी बॉडी अल्लाह ताला ने जो हमको पूरी एक बॉडी दी है उसमें बड़ा कर्व है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जो बड़ा अजीब सा होता है, किसी को कमर का दर्द हुआ स्ट्रेट अवे कह देते हैं तख्त पे लेट जाओ। इट्स वेरी रॉन्ग। कहते हैं तख्त पे नहीं लेटना चाहिए, तख्त पे नहीं लेटना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए कि अगर आप अपनी स्पाइन बॉडी की देखें तो इट इज कर्व लाइक दैट। एग्जैक्टली। अच्छा सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसे फॉर्म्स भी आते हैं जो आपकी स्पाइन के उस कर्वेचर के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं और बहुत अच्छे आते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फोम के हों या स्प्रिंग के हों, जो भी कंफर्टेबल हों। इसमें बड़ा एक अच्छा फार्मूला अखबार में मैंने पीछे देखा और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर 70 किलोग्राम का और उसको 6 इंच है, 80 किलोग्राम का आदमी है उसका 8 इंच है, और मोर देन दैट 10 इंच का है, तो वी शुड हैव ए कंफर्टेबल बॉडी वेट के बॉडी अकॉर्डिंग वेट। अब ये आपको माशाल्लाह है 80 किलोग्राम के और जो है 2 इंच का वो लगाया हुआ है रुई का तकिया और रुई का गद्दा, तो वो क्या करेगा? वो तो बेचारा अंदर उसको हो तो प्रॉब्लम। अब इसकी सिंपल मिसाल ये है कि इफ यू कैन सी यू कैन टेस्ट ऑन टू योर ओन हैंड्स। अगर इसी हैंड को अगर आप सीधा करें तो देखें कितना अनईजी लगता है। सब लोग करके देखें, घर पे जो भी सुन रहा है। तो सिमिलरली बैक का भी है, आप करें यूँ, यू फील डिस्कम्फर्ट, यू फील समथिंग स्ट्रेच आउट। तो सिमिलरली जब आपकी बॉडी अल्लाह में कर्व दी है, तो अगर आप बिल्कुल उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो डेफिनेटली विल अफेक्ट ऑल योर लिगामेंट्स, इट विल अफेक्ट ऑन योर होल स्पाइनल लिगामेंट जो भी है, लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स वहाँ सब पे इफेक्ट होता है। प्लस ये कि फिर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपके स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर जो अच्छा सर, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी मिसेस शहजाद लाहौर से बात कर रही हूँ। मिसेस शहजाद जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरी एज 35 ईयर्स, ठीक है, और मेरी घुटनों में बहुत पेन है। घुटनों में बहुत पेन है, कब से? कुछ देर सा हो गया, 1-2-2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। बीच में ब्रेक आ जाता है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने टेस्ट करवाया, विटामिन डी कम है मेरी हड्डियों में। अच्छा ठीक है, ओके। और दूसरी ये, जब मैं नमाज के लिए सजदे में जाती हूँ तो मेरी गर्दन जो है बिल्कुल मूव नहीं हो पाती है, बिल्कुल जैसे मैं हिला नहीं सकती कुछ देर के लिए। तो आप आखिर में सलाम फेरती हैं? हाँ जी, सलाम भी मुश्किल से फेरा जाता है। अच्छा ठीक है, चले डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं कुछ? अब देख रहे हैं वो एक गर्दन का है और घुटनों में दर्द। विटामिन डी का तो इन्होंने बता दिया, इसके अलावा आपको और क्या मसाइल हैं? नहीं बस यही है। कब्ज होता है? नहीं। गैस्ट्राइटिस वगैरह है? नहीं। कुछ और प्रॉब्लम औरतों के? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई इशू नहीं। चलिए जी, ये तो अच्छा हो गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, हम आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या होगा?
तो इनका नॉर्मल विटामिन डी वगैरह का बता रही हैं, टेस्ट कर चुके हैं। अगर तो ये इससे इस गर्दन पे चीज़ को भी इस तरह के ऑफ इफेक्ट्स कोर्स आते हैं? पड़ता है। ये विटामिन डी वगैरह से मसल्स, हड्डियाँ वगैरह सब जो है हमारे ऑस्टियोमलेशिया आई थिंक दिस इज द टर्म देखिए इसमें हाँ ऑस्टियोपीनिया ये, इसमें एक चीज़ और भी है। मसाइल यही हैं, बस इनको जवान है ये थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी का यानी सरमाए का वो दे, क्या कहते हैं, ज़कात दे। जिस तरह इस्लाम हमें बताता है कि माल ज़र और सरमाए का ज़कात, तो माल और ज़र का तो साल में दे दिया कि इतना दे दिया कि कोई अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए। सही है। अब सरमाया मेरी ज़िंदगी है, ये तो मुझे अल्लाह रोज़ाना देता है, रोज़ाना मुझसे लेता है, तो इसमें मैं ज़िंदा भी हूँ, मरा भी हूँ। 24 घंटे में 1440 मिनट है, 2.5% ये ज़कात दे, यानी 36 मिनट ये वाक करे और ज़रा सूरज वगैरह के उसमें भी रहे, तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक ठाक हो जाएगी। अब 36 मिनट अगर ये वाक करती है, टांगों की मूवमेंट से हमारे थोरसिक्स 12 तक के वर्टिब्रा जो है वो हिलते हैं। सही है। और हाथों के मूवमेंट से जो है हमारे सर्वाइकल के सारे मोहरे जो है थोरसिक के ये सब हिलते हैं। तो अगर डेली एक इंसान ज़कात दे तो उसके सिस्टम और ज़कात से डॉक्टर साहब की मुराद है वॉक करना। ये नहीं कि आपने जी पैसे निकाले और ज़कात देकर आ गई, ज़कात से मुराद उनका वॉक करना है, जिस्म की ज़कात। बाकी सही है ना, कंस्टिपेशन है कि मैं कहूँ डिजेनरेशन ज़्यादा हो रही है और वो लिम्फेटिक नोड्स पर जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ आए हैं। जी हाँ, सप्लीमेंट तो विटामिन ले लें, हाँ लेने ही लेने हैं। रोग डी वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं वो ले सकते हैं, डॉक्टर कंसल्टेंट के पास जाए और वो बता देंगे इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन डी और कैल्शियम आपस में कैसे इनका बहन भाई वाला कनेक्शन है? असल में कैल्शियम इज़ ए मिनरल, इज़ ए इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो विटामिन डी है ये एब्जॉर्ब करता है, तो दोनों इस तरह से बहन भाई हैं कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी होगा तो वो एब्जॉर्ब होगा। इसके रिसेप्टर्स, इसके करियर्स जो है ना वो इसी से इसके थ्रू होते हैं। तो अच्छा, विटामिन डी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली दो और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो विटामिन डी डाइट्री में भी आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनको रीनल पैथोलॉजीज़ होती हैं, क्योंकि जब 3rd स्टेज होता है 125 डाईहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल का, उसकी प्रोडक्शन किडनी से होती है। विटामिन डी की बात कर रहे हैं। विटामिन डी की बात, सॉरी, विटामिन डी की जो एक 25 यहाँ पे होता है, 125 नीचे होता है किडनी में, 25 लिवर में। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके ये प्रोसेस जो हैं वो सही चलने चाहिए ताकि आपके विटामिन डी जो है ना आपके। इस पे ना हम और बात करें, हमारे पास एक कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्थी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं सरोज फैज बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। जी जी, कैसी हैं आप? जी हाँ मैं ठीक ठाक। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था कि मेरी यानी कि 3 बच्चे हैं, तीनों सिजेरियन हैं और मेरी एज जो है वो 33 साल है। तो यदि लास्ट बेबी जो मेरा हुआ है तकरीबन 7 महीने का मेरा बेबी हो चुका है, पर मेरी ये लेफ्ट यानी कि टांग में पेन है। अच्छा जी, ये उस बेबी के बाद शुरू हुआ है? जी हाँ, बेबी के बाद। अच्छा। और तकरीबन थाइस में काफ़ी दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। ज़रा से भी बेबी को फीड करवाने बैठती हूँ तो टांग उठना सीधा नहीं होता। आपकी बॉडी में कैल्शियम बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे है? जी मैंने भी टेस्ट करवाने हैं, करवाए नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कैल्शियम का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर इतना ज़्यादा पेनफुल है ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ये मालूम करना था कि अगर डॉक्टर साहब को मुझे बताएं डाइट के हवाले से या कोई बात तो प्लीज़। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब क्या पूछेंगे? मैं एज की किस 33 बताइए ना। 33 जी जी 33 एज। थर्ड बेबी है। ठीक, 3rd बेबी और तीनों सिजेरियन ठीक है। है, ठीक है। और बेबीज के बीच में अगर मालूम करना गैप कितना था? जी गैप मेरा अच्छा है। मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, बेटी मेरी 6 साल की है और ये 7 माह की मेरी बेटी। तो मतलब 3 साल का, ये तो अच्छा गैप है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और डॉक्टर मुझे अपने वेट का भी मालूम करना था कि मैं बिल्कुल ही मैं बैठ नहीं सकती हूँ जमीन पर। और आपका वेट कितना है? जी मेरा वेट 70 और हाइट है 5'3". हाँ तो वेट आपका बहुत है ना? बहुत ज्यादा है। और डॉक्टर मैं ना बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम कमर की मुझे हुई है 2nd बेबी के बाद हुई है। आज 5 साल से मैं इसमें हूँ कि मैं बिल्कुल रिंग यूज करती हूँ बैठने में, कोई बहुत सॉफ्ट चीज पे ही बैठ सकती हूँ, जमीन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकती, हार्ड चीज बिल्कुल यूज नहीं कर सकती। तो इसका भी मुझे बता दीजिएगा। ओके चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। डॉक्टर साहब में से कौन आंसर करने वाला है? असल में इनका मसला जो है पहले से ही हार्मोनल डिसबैलेंसिंग है। अच्छा सर, ये जो हम लोग वो लगाते हैं ना अक्सर पीछे एपिड्यूरल, अक्सर ये भी खतरनाक लगता है, तो कहते हैं उसके बाद जो बैक एक होता है ना वो जाता नहीं है। जी हाँ, ये बस ऐसे समझ लें जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं।
अच्छा, तो अब ये इनका जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सिजेरियन बच्चे पैदा कर रही है। सिजेरियन बच्चे बेसिकली वो लोग ही पैदा, वो लड़कियां, औरतें ही पैदा करती हैं जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंसिंग ज़्यादा होती हैं। सही, इनमें इनके लेडीज़ के प्रॉब्लम्स पहले से ही होते हैं, सही है, और उसके जी हाँ, और वो चल रहे होते हैं, इन्होंने केयर नहीं किया हुआ होता, और आखिर में गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे वगैरह भी नहीं लेती उनसे कि मदद उनसे ले, वो इनको बताए कि आपकी एक्सरसाइज बिफोर डिलीवरी जो है ऐसी ऐसी होनी चाहिए, डाइट ऐसी होनी चाहिए, ये तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों को। और फिर बच्चा हार्मोनल डिसबैलेंसिंग और इनके केयरलेस उससे नेचर से बच्चा जो है वो मस्कुलर वो होता नहीं है, जिससे मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और सिजेरियन बच्चे पैदा करते हैं। मैं बेसिकली रशिया में पढ़ा हूँ, तो सर ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज, क्विक प्रेगनेंसीज भी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती है ना? यकीनन मसाइल पैदा करती हैं, कमी हो जाती है कैल्शियम्स की। रशिया में जो पढ़ा हूँ तो वहाँ सबसे पहला दुनिया में ऑपरेशन सिजेरियन बच्चे का केसरोफ ने किया था। केसरोफ अपने जी हाँ, और केसरोफ जो है वो अपने टीम के साथ जो रिसर्च वगैरह इसके बाद करता है, और टिल डेथ ऑफ द जो बच्चा पैदा यानी जिस माँ ने बच्चा पैदा किया उनके डेथ तक वो उनके साथ स्टडी कर रहे हैं, ट्रायल पे रखा हुआ है, सही है, कि क्या पोजीशन होगी इनकी। तो उन्होंने फिर ये ऑब्जर्वेशन में रखा कि और कहा कि एक बच्चा अगर सिजेरियन पैदा हो जाए तो उस माँ को दूसरा बच्चा सिजेरियन नहीं पैदा करना चाहिए। सही है। और यहाँ तो सर ये तो हमारे हाथ में नहीं होता, बिल्कुल आखिर लास्ट मोमेंट डिसीजंस होते हैं, उसमें पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा कि सिजेरियन। डॉक्टर्स पहले से बता देते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, शायद नॉर्मल हो जाए, शायद सिजेरियन। तो सर उस वक्त तो आके हम बच्चे को कुछ नहीं कर सकते ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट चीज़ है, तो हम कैसे करें इसमें? सर हमें कॉल है, कॉल की बात हम इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी चले। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब जिस तरह बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इन साहब की, इस खातून की जो बात है, डेफिनेटली जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो उनमें हैं,